Good morning everyone. So we are back on the NetMock channel. Thanks to all of you. करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे और 9 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पे कवर करेंगे। टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीओपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फोकस अब रहेगा एग्जाम के लिए एसएनटी और एनवायरमेंट इकोलॉजी पे ज्यादा रहेगा, बिकॉज क्वेश्चंस इससे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी पे भी हम एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हेल्प के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा रहेगा। इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली अपना ऑर्गेनाइजेशन डे, एयरफोर्स डे जो है उसको सेलिब्रेट किया है। इसके ऊपर भी कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर था, इसको हम देखेंगे। एमसीक्यू हमने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट 2020 के ऊपर भी बनाया है। C4 इनिशिएटिव क्या है इसको देखेंगे। देन इसको डिस्कस करते हुए कीटो डाइट क्या है, क्योंकि न्यूज में थी अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई, इसकी वजह से बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। वैसे ये बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है। देन क्वाड के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली CZA प्राणी मित्र अवार्ड के बारे में देखते हुए हम पूरे लेक्चर को रिवाइज करने वाले हैं। So this is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं कि आपको मार्क्स अपने कैलकुलेट करने होते हैं इन द मैनर कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए। आपको 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना होता है, ये आपका टारगेट होता है। इससे आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर होता है तो ये रेकमेंड किया जाता है कि आप इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पीओपी के बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पूछा गया। पीओपी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पीओपी को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ बायो एक्यूमुलेशन इन द फैटी एसिड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर बायो एक्यूमुलेशन जो होता है। सेकेंड, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होते। थर्ड, दे डू नॉट कॉज एनी सीवियर इशू ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के ऊपर कुछ ज्यादा ये परेशानी नहीं करते, कोई इंपॉर्टेंट इसे सिग्निफिकेंट नहीं माना जा सकता। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बेसिकली बैन करे गए हैं 7 केमिकल्स जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर मेंशन करे गए हैं। तो इन 7 केमिकल्स को बैन किया गया है और ये जो कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये पीओपी के ऊपर है, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर ये कन्वेंशन बनाई गई थी। और इस कन्वेंशन के अंदर जो आपके वेरियस केमिकल्स थे उसमें 7 केमिकल्स को अभी रिसेंटली बैन किया गया है। पीओपी के बारे में देखें तो यस, पीओपी क्या है, दे आर आइडेंटिफाइड केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि वेरियस चीजों से कैरेक्टराइज किए जाते हैं। किन चीजों से इसे कैरेक्टराइज किया जाता है, देखिए ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, पहली बात जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते या फिर लेस सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये कहा जा सकता है। लेस सोल्यूबल रहते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नॉट सोल्यूबल। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। बात करें और इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो लेस सोल्यूबल इन वाटर के अलावा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी इनके एक कैरेक्टरिस्टिक है। परसिस्टेंस इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में काफी ज्यादा ये पाए जाते हैं। एंड बायो एक्यूमुलेशन इनका होता रहता है फैटी एसिड में। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर इन केमिकल्स का बायो एक्यूमुलेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। दे डू नॉट कॉज एनी सीवियर इशू, नहीं, मैंने आपको बताया कि ये हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। न्यूज में क्यों थे, यूनियन कैबिनेट के डिसीजन की वजह से, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और चीज देखी जाए, देखिए अगर इन केमिकल से एक्सपोजर जो है, हम लोगों का एक्सपोजर वो लंबे टाइम तक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो इससे हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है, या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी काफी वीक हो सकता है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर, जो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल्स रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को स्प्रेड करने के लिए, और साथ में जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है वो भी कहीं ना कहीं उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है इन केमिकल्स का। चलिए इसी वजह से इनको बैन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बात करता है विच इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपी। तो कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो कि मना करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है कि जो पीओपीज होते हैं इनको नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या मिनीमाता कन्वेंशन ऐसा करती है, जेनेवा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, या फिर सेंडाई कन्वेंशन? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मैंने अभी पीछे भी अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी हो तो उन लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा, उनको सोचना भी नहीं पड़ा होगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो मैंने पीछे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, बेसिकली इट्स अ ग्लोबल ट्रीटी। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है
जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है। इसको साइन किया गया था 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर और ये इफेक्टिव हुई 2004 के अंदर। तो 2001 में साइन करने के बाद 3 साल के बाद ये इफेक्टिव हुई थी। इसके अंदर वेरियस पीओपीज जो है उसको लिस्ट किया गया है वेरियस एनेक्शर्स के अंदर और यहाँ पे पीओपीज को प्रोड्यूस करने से रिस्ट्रिक्शन की बात इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी के अंदर करी गई है। आंसर हो जाएगा सी। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए ट्रीटी के। चलिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है, ये मीन्स के पर्सपेक्टिव से। इस पे वैसे प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट आ सकती है और अगर आपसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट कहती है सपोर्ट टू ट्रांजिशन टू सेफर ऑल्टरनेटिव्स। जो ये कन्वेंशन है ये बात करती है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस केमिकल, इन केमिकल्स को यूज करने की बजाय हमें जो सेफर ऑल्टरनेटिव्स है उनको ढूंढना चाहिए। ठीक है, देन ज्यादा से ज्यादा पीओपी को ये टारगेट करते हैं कि उनको निकाला जाए, क्लीन अप करने की बात करी जाती है स्टॉक पाइल्स को जिनकी और या फिर जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी पीओपीज अवेलेबल हैं और यहाँ पे वेरियस जो एजेंसीज हैं उनको साथ में काम करने के लिए भी एनकरेज किया जाता है कि एक पीओपी मतलब इन केमिकल से फ्री एक हमारा फ्यूचर होना चाहिए, इसके लिए भी बात करी जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को साइन किया है या नहीं किया। इसके बारे में मुझे एक लाइन में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हेल्प को लेकर है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है इट एम्स एट इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड डिक्रीजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन इन ग्रांटिंग ऑयल एंड गैस लाइसेंसेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन को डिक्रीज करना है जब भी ऑयल एंड गैस के लाइसेंसेस को ग्रांट किया जाता है। इट वॉज अप्रूव्ड इन 2016 एंड रिप्लेस द अर्लियर पॉलिसी ऑफ 1997। 1997 की जो पॉलिसी थी उसको इसने रिप्लेस किया था 2016 की पॉलिसी ने। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हुआ क्या है अभी रिसेंटली देखिए, ऑयल एंड गैस एक ऐसा एरिया है जो हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं और इसी वजह से काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा इंडिया से बाहर चला जाता है। अगर इस सेक्टर को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम बचा पाएंगे। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, चेयर कौन करता है इसको, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को अप्रूव किया है कि जो एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग सेक्टर होंगे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करी जा सके। ठीक है, और जो ऑयल एंड गैस है इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया जा सके। अगर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन होगी, नए नए कुएं ढूंढे जाएंगे तेल के और नए नए ऐसे एरियाज जो है एक्सप्लोर किए जाएंगे गैस के, तो प्रोडक्शन जो होगा हमारे यहाँ इंक्रीज हो जाएगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज के ऊपर वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या इस पॉलिसी में अगर हम हेल्प की बात करें जो इसी से रिलेट करती है, क्योंकि हेल्प का जिक्र इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क है प्राइम मिनिस्टर ने इसे अप्रूव किया है। हेल्प की बात करें तो क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की बात करी गई है, काफी कॉमन सेंसिकल सी चीज है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की बात करी गई होगी और साथ में ही एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन। देखिए जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन कम किया जाएगा ना, वहां पे करप्शन एक तरीके से आप कम करें, क्योंकि जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन रहती है चांसेस वहां पे ह्यूमन के ज्यादा रहते हैं कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट उस चीज में कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, और इस वजह से करप्शन की भी अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे इस वजह से पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, क्या इसे 2016 में अप्रूव किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है, पुरानी पॉलिसी 1997 की थी और इसे 2016 ने यहाँ पे रिप्लेस किया था। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्यों करी जा रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑयल एंड गैस की इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो करने की बात करी गई है ताकि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम करी जा सके और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। यहां पे फिलहाल हमारा आंसर सी होगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। कुछ और हेल्प के लिए आप सेलिएंट फीचर्स इसके दे सकते हैं, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोई भी स्टेटमेंट बनके प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है, पहले नेल्प हुआ करती थी जो अभी मैंने पीछे आपको बताया 1997 की, इट वाज न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसको चेंज करके 2016 में हेल्प आई थी, दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। सेलिएंट फीचर की बात करें, सिंगल लाइसेंस दिया जाता है एक्सप्लोरेशन के लिए एंड प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एज वेल एज कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी बात करी जाती है। ओपन एक्रेज पॉलिसी ऑप्शन इसके अंदर दिया जाता है ताकि आप एक्सप्लोरेशन कर सकें ब्लॉक्स का विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड राउंड। इसे शॉर्ट में कहा जाता है OALP। इसमें बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट का वेट नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया की बिडिंग करना जब स्टार्ट करेगी तब वहां पे वेरियस लोग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सप्लोर करने में आप इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली उस एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट इसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को यूज किया जाता है। देखिए पहले प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को यूज किया जाता था, कंपनीज अपने प्रॉफिट को कम से कम दिखाती थी और गवर्नमेंट को बहुत कम हिस्सा इसके अंदर मिलता था। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है, यहाँ पे जो रेवेन्यू है बेसिकली जो हिस्सा है गवर्नमेंट का वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। साथ में प्राइसिंग और मार्केटिंग को लेकर भी काफी फ्रीडम जो है वो दी गई है कंपनीज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में है। पूछा गया इंडियन एयरफोर्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि कल ही 8 अक्टूबर को 88th एयरफोर्स डे जो था उसे सेलिब्रेट किया गया और इसी वजह से हमने एयरफोर्स के ऊपर क्वेश्चन बनाया और यहाँ पे इसके ऊपर वेरियस आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर में दिए गए थे। एयरफोर्स इन इंडिया वाज ऑफिशियली रेज्ड इन 1932 में ऑफिशियली इसे रेज किया गया था, हो सकता है। मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है, हो सकता है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन मेघदूत जो था वो मालदीव्स में कंडक्ट किया गया था। एयरफोर्स से कंसर्निंग ये पर्टिकुलर ऑपरेशन था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए 8 अक्टूबर 1932 एयरफोर्स को रेज किया गया था ऑफिशियली एज अ सपोर्टिंग फोर्स टू रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो यूके की जो रॉयल एयरफोर्स हुआ करती थी उसके सपोर्टिंग रोल में इंडियन एयरफोर्स को रेज किया गया था। तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। जो मोटो है वो भी सही है, टच द स्काई विद ग्लोरी, यहां पे इसको ठीक कर लीजिएगा, टच द स्काई विद ग्लोरी सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और अगर हम बात करें ऑपरेशन मेघदूत की, ये 1984 में चलाया गया था। इसमें इंडियन आर्मी अलोंग विद इंडियन एयरफोर्स ने जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था जो कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चलाया गया था ताकि उन हाइट्स पे जो एक डोमिनेशन है अपनी वो एस्टैब्लिश करी जा सके। अगर आईएफ की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी आईएफ के जो ऑफिसर्स हैं वो काम करते हैं, वो जाते हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है इसने वेरियस जो ऑपरेशन थे, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आती है, गुजरात के अंदर साइक्लोन आया था 1998 में, सुनामी 2004 में, और वेरियस इस तरीके के जो नेचुरल कैलामिटीज टाइम टू टाइम इंडिया को ट्रबल करती है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा दिया है। चलिए यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसमें कुछ ऐसे इन्फर्ड राइट्स भी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस बार भी एग्जाम में डीपीएसपी को लेकर एक क्वेश्चन आया था, काफी इजी क्वेश्चन था वो भी, तो इस तरीके का ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड न्यूज एवरीडे बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर में या फिर अगर आप राज्यसभा टीवी देखते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक इसके ऊपर एक वर्डिक्ट भी अपनी दी है। चलिए तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ। तो कहा गया कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है इसको लॉ के अगेंस्ट माना गया है, बट ये भी क्लियर किया है कि पब्लिक वेज एंड पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड एंड दैट टू इंडेफिनेटली। मतलब इंडेफिनेट पीरियड के लिए आप ऐसा नहीं है कि आप सड़कें रोक देंगे, आप कहीं पे किसी पार्क में जाके बैठ जाएंगे, धरना देके बैठ जाएंगे, बिकॉज इससे बाकी लोगों की जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपका राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जमा होकर खड़े हो जाएं और जो बाकी के लोग हैं उनकी लाइफ को ट्रबल करें। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो राइट टू इक्वालिटी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है और राइट टू प्रोटेस्ट भी आपका फंडामेंटल राइट है, इन्फर्ड फंडामेंटल राइट। तो ये चारों ही आपके फंडामेंटल राइट्स है। मेजरली मैं आपको बता दूं, राइट टू इक्वालिटी आपका एक फंडामेंटल राइट होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन होता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आपके पास होते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है एंड राइट टू लिबर्टी होता है। तो जहां पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं वहां पे आप राइट टू प्रोटेस्ट को इन्फर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है उससे पहले मैं आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रोग्राम, इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो इसमें आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है 2021 की वो अवेलेबल हो जाती है और मेंस आंसर राइटिंग आपको 2020 और 2021 दोनों के लिए मिल जाती है। स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की सीरीज आपको मिल जाती है, सीसेट के लास्ट ईयर के पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम थ्रू एनिमेशन की सीरीज, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज, आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज है जो हम एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं वो सब इसमें मिल जाती है। और साथ में आई विल बी अवेलेबल फॉर गाइडिंग यू, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हैं टाइम टू टाइम। चलिए इस पर्टिकुलर सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप exam.netmock.com पर भी जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 के बारे में पूछा गया है कि इसे किसने पब्लिश किया है, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पर, और भी कुछ यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। दिस ईयर न्यू एस्टिमेट्स ऑफ कोविड-19 इंपैक्ट ऑन ग्लोबल पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, तो जो कोविड-19 के नए एस्टिमेट्स हैं उससे कहीं ना कहीं पॉवर्टी और इक्वालिटी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम 9.1% to 9.4% of the world will be affected by extreme poverty in 2020। 2020 के अंदर रिपोर्ट के हिसाब से 9.1% से 9.4% तक जो वर्ल्ड के लोग हैं वो अफेक्टेड रहेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी से। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जो रिपोर्ट ने कहा है और जो अनुमान लगाए हैं, जो एस्टिमेशन यहाँ पे दिया है, उसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 ईयर्स जो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल्स हैं वो राइज होने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है और यहाँ पे जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है वो भी इंक्रीज हुई है एज पर द रिपोर्ट। जो हमारी पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लेके कौन आता है? इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारा गलत हो जाएगा। बी और डी को एलिमिनेट करिए फटाफट। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी में से आंसर और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि ये दोनों में ही दी हुई है। तो थर्ड स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसको सीधा ही करेक्ट करिए कि यहाँ पे 9.1 से 9.4% तक वर्ल्ड जो है वहाँ कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो सफ़र कर रहा है। अब ध्यान दीजिए सारा सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है तो सेकंड स्टेटमेंट को आप कॉमन सेंसिकली कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से गरीबी तो बढ़ी ही होगी, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है वो भी देखा गया, इकोनॉमी जो है वो सारी कंट्रीज की डैमेज हुई है, तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी तो इंक्रीज होना लाजमी है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ C4 इनिशिएटिव, तो कौन सी कंट्री ऐसी है या कंट्रीज ऐसी हैं जो कि C4 इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। 4 यहाँ पे एग्जांपल दिए आपको, बेनिन, चैड, इंडिया, बुर्किना फासो। तो आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के पार्ट नहीं है। बाद में देखेंगे कि ग्रुपिंग का यहाँ पे मेन मकसद क्या है। चलिए, तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कॉटन डे जो था 2 दिन पहले हमने सेलिब्रेट किया था, सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के तौर पे इसे सेलिब्रेट किया गया था 7 अक्टूबर 2020 को, और इसी वजह से कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में अपीयर हुए थे। यहाँ पे C4 इज कॉटन 4, और ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं अफ्रीकन नेशंस जो है इसके मेंबर हैं, बेनिन है, बुर्किना फासो है, चैड है एंड माली है। तो यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया का रोल नहीं है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। तो 4 कंट्रीज जो है इनको C4 के तौर पे जाना जाता है, नाम देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कीटोजेनिक डाइट की। पूछा गया कीटोजेनिक डाइट के बारे में आप बताइए कि आपको क्या जानकारी है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेट लॉस डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड ओवर, तो वेट लॉस करने के लिए काफी पॉपुलर एक डाइट है। इट्स अ हाई फैट मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट। इस पर्टिकुलर डाइट के अंदर फैट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, प्रोटीन मॉडरेट मात्रा में और लो कार्ब दिया जाता है। इट में लीड टू मैनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटमिन्स, इन सब चीज़ों की कमी हो सकती है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली अब एक सेलिब्रिटी है, उनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शी सफर्ड फ्रॉम अ किडनी फेलियर बिकॉज शी वाज फॉलोइंग अ कीटोजेनिक डाइट। वो अपनी कीटोजेनिक डाइट जो थी उसको फॉलो कर रही थी, इस वजह से उनकी डेथ हुई है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इस डाइट के अंदर, कुछ इस तरीके का पोर्शंस जो होते हैं वो आपको यूज करने होते हैं। जो भी आप फूड लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर 75% फैट होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा 20% होनी चाहिए और 5% कार्ब होना चाहिए। यूजुअली जो हम खाना खाते हैं अपने घरों में या फिर जो भी हम डाइटरी पैटर्न फॉलो करते हैं उसमें ये चार्ट यूजुअली उल्टा होता है, जिसमें कार्ब की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, प्रोटीन मॉडरेट मात्रा में होते हैं और फैट जो होते हैं वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक होने चाहिए। तो कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है, ये जो पिरामिड है इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है और जो यहाँ पे फैट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और कार्ब जो है उसकी जो कंजम्पशन होती है वो काफ़ी कम करनी होती है। अब ऐसा किया क्यों जाता है? देखिए, बॉडी जो होती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होगा ही नहीं, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा, बॉडी थोड़ा बहुत प्रोटीन जो होता है उसको यूज़ करेगी और उसके बाद शिफ्ट करेगी फैट के ऊपर।
ठीक है, तो होगा क्या, जब आपके पास कार्ब नहीं है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जो आप दिन में काम कर रहे होंगे जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहां से आएगी, वो आपके फैट से आएगी। आपकी बॉडी आपका जो बॉडी फैट है उसको बर्न करना शुरू कर देगी और उस फैट को आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगी। इवेंचुअली क्या होगा, आपकी बॉडी में से फैट बर्न होता जाएगा एंड वेट लॉस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि अभी इस इंस्टेंस में देखा गया। हालांकि काफी कंट्रोवर्शियल डाइट है, इसके बारे में काफी पढ़ा हुआ है मैंने, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इससे कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इस तरीके के एग्जांपल्स भी साइट किए जाते हैं जहां पे ये देखा गया है कि किडनी फेलियर जैसे केसेस जो हैं इस डाइट की वजह से होते हैं। ठीक है, वेट लॉस क्या इससे होता है? यस, डेफिनेटली वेट लॉस इससे होता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेट लॉस डाइट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफी सारे इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा। क्या इसमें हाई फैट होता है? मैंने आपको बताया इसमें हाई फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे कम दी जाती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। और इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, फैट जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो आपकी कंजम्पशन है वो भी काफी हद तक कमी हो रही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, जो कि क्वाड ग्रुपिंग के बारे में है। पूछा गया क्वाड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अभी रिसेंटली क्वाड न्यूज में था, क्यों था वो भी बताऊंगा, बट पहले इट इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्या चारों कंट्रीज के नाम सही है? और क्या ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है? Maybe. The idea of Quad was first mooted by Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007. 2007 में Quad का आइडिया सबसे पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने रखा था। Its headquarters are located in Tokyo, जापान। जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो जापान में लोकेट करता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चारों क्वाड कंट्रीज के, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये चारों कंट्रीज तो ठीक है, यहाँ पर ये जापानीज कैपिटल टोक्यो के अंदर मिले हैं अभी रिसेंटली। क्या ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है? तो यस, इट्स एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग, और इसका जो आइडिया था वो शिंजो आबे ने ही दिया था कि इस तरीके की एक ग्रुपिंग होनी चाहिए। ऑल्दो क्वाड को अभी चाइना को काउंटर करने के लिए भी हम यूज करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट 2007 में इसका आइडिया आया था, बिल्कुल ठीक है। हेडक्वार्टर इसका टोक्यो जापान में नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, आप मुझे बताइएगा। चलिए, यहां पे फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा बी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि CZA प्राणी मित्रा अवार्ड के बारे में पूछा गया। ये किन लोगों को दिए जाते हैं? क्या ये कोविड वॉरियर्स को दिए जाते हैं, इंजीनियर्स को दिए जाते हैं, नर्सेस को, या फिर जू ऑफिसर्स को दिए जाते हैं? सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ने CZA प्राणी मित्रा अवार्ड जो है वो दिए हैं किसको? जू ऑफिसर्स को, ताकि एनकरेज किया जा सके जू ऑफिसर्स को और स्टाफ को अपने काम को लेकर, जो भी कैप्टिव एनिमल मैनेजमेंट वो करते हैं, इस चीज को लेकर। अवार्ड जो है 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर क्यूरेटर को दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग वेटरनेरियन को दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट को दिया जाता है, और आउटस्टैंडिंग एनिमल कीपर को दिया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज के अंदर प्राइजेस दिए गए हैं। अब हम 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे को देखेंगे एंड विनर ऑफ द डे कौन है उनको भी देखेंगे। चलिए, तो शुरुआत हमने करी थी पीओपी के साथ। हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन को देखा था फैटी एसिड में कैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, साथ में ही लेस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं और दे डू नॉट कोज, नहीं दे कोज डैमेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड था, जिसमें हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में देखा था। इसमें बेसिकली एक ग्लोबल ट्रीटी के तौर पे इसे साइन किया गया था। इंडिया ने साइन किया है या नहीं किया ये बताइएगा। 2001 में इसको लेके आए थे और इफेक्ट में ये 2004 में आई थी। कुछ हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखे थे जो मेंस के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किए थे। फाइनली हमने हेल्प के बारे में देखा था। देन इसमें नेल्प करके भी 1997 की पॉलिसी थी, उसके बाद हेल्प आई थी। रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को अप्रूवल किया है, इस वजह से ये न्यूज में थी। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने की बात करी जाती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन को कम करने की बात करी जाती है, और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने यहाँ देखे थे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंडियन एयरफोर्स। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन डे जो था उसको सेलिब्रेट किया था, और इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ऑपरेशन मेघदूत जो था वो चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। देन डिस्कशन हमारा हुआ था 6 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो यहां पे हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को देखा था। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। फिर हमने डिस्कशन किया था
पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट के बारे में, कोविड-19 की वजह से पॉवर्टी जो है अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हाई हो गई है और यहाँ पे लास्ट 20 ईयर्स में इतना जो एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी जो थी वो नहीं देखी गई थी। रिपोर्ट कौन लेके आया? वर्ल्ड बैंक लेके आया, नाम आपको पता होना चाहिए। C4 कॉटन फॉर ग्रुपिंग के बारे में देखा था, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली। कीटोजेनिक डाइट देखा था, इसमें हाई फैट दिया जाता है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता है, वेट लॉस हो जाता है, लेकिन किडनी फेलियर या फिर दूसरे जो प्रॉब्लम्स है वो भी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हैं। शिंजो आबे का ये आइडिया था, 2007 में दिया गया था। हेडक्वार्टर आप मुझे बताएंगे कहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलने वाली है। देन CZA प्राणी मित्र अवार्ड्स के बारे में देखा था, तो 4 कैटेगरीज के अंदर एनिमल कीपर, बायोलॉजिस्ट, वेटरनेरियन को दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है वो बताइएगा एक लाइन में, सिंपल लैंग्वेज में मुझे ब्लैक होल बताइएगा क्या होता है। लास्ट टाइम हमने इसे डिस्कस किया था। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर सुखबीर पन्नू ने किया है। तो आप हमें नेटमॉक प्रेप पे बता दीजिएगा सुखबीर कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो भी आपने स्कोर किया है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इवन 0 भी स्कोर किया तो भी लिख दीजिएगा। जब दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और 0 की जगह आप 10 स्कोर करेंगे तो इसे एडिट कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आपका कोई डाउट है तो भी टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। काफ़ी सारे लोगों ने, अराउंड 45% लोगों ने इसे प्रेस नहीं किया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, बाकी 55% को नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।